लोक जीवन की मांगलिक भावनाओं से साक्षात्कार करने के लिए गांव दर्शन की टीम चल पड़ी है उत्तरकाशी जिले के सुदूर यमुना घाटी के डख्याट गांव के लिए। राजधानी देहरादून से मसूरी, नौगांव, बड़कोट का करीब 150 किलोमीटर का सफर तय कर हम पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक डख्याट गांव, जहां लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की इबारत तब लिख दी थी जब यह विषय विमर्श के केंद्र में भी नहीं था। यमुना घाटी के अन्य गांवों की तरह यहां भी अतिथियों को सिर आंखों पर बिठाने की परंपरा है। किसी भी विशिष्ट अतिथि का स्वागत यहां ढोल दमाओं के साथ किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितिका चंदोला। आज हम पहुंच चुके हैं गांव दर्शन के सफ़र में डख्याट गांव में। उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में ये गांव ठकराल पट्टी में आता है और अभी मैं जहां पे खड़ी हुई हूं ये गांव का मुख्य केंद्र है। टटेश्वर महादेव मंदिर के आगे मैं खड़ी हुई हूं। कुछ ही देर में जब हम यहां लोगों से मिलेंगे इस गाँव की खूबसूरती और कई सारी चीज़ों के बारे में उनसे जानने को मिलेगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको गाँव के सफ़र में। डख्याट गांव के ऊपर बांज वृक्षों का सघन वन पूर्वजों की दूरदृष्टि का अनुपम उदाहरण है। राजस्व भूमि पर करीब 55 हेक्टेयर में उगाए गए इस वन का परिणाम ये हुआ कि यहाँ 7 स्थानों पर प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जो वर्ष भर ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कदाचित ऐसा उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इस समय हम मौजूद हैं डख्याट गांव में और डख्याट गांव अपने में एक विशेष पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं सिर्फ एक ज्यादा लोग यहाँ पर स्थायी रूप से रहते हैं और इस गांव का अपना एक इतिहास है। आज 25वीं पुस्त हमारी जो है ग्राम सभा डख्याट गांव में चल रही है और यहाँ का जो इतिहास है वो सिर्फ वन क्षेत्र से है। हम लोगों ने यहाँ के लिए जो सबसे विशेष कार्य किया है, जो आज सरकार का भी जो फोकस है वो वृक्षारोपण के ऊपर है। हमारी जो आज 25वीं पुस्त चल रही है तो यानी 10वीं पुस्त से यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, जो कि उत्तराखंड में नंबर 1 की वन पंचायत अगर आज भी कहीं पर विद्यमान है तो वो ग्राम सभा डख्याट गाँव में है। उसका रखरखाव, उसका जो भी सारा निरीक्षण का जो कार्य होता है वह ग्राम सभा डख्याट गाँव के द्वारा किया जाता है। 5 साल में एक बार उसकी लॉपिंग की जाती है। बिना गांव की अनुमति के कोई भी व्यक्ति जो है जो बांस का हमारा जंगल है वो हमारे द्वारा पाला हुआ जंगल है, उसमें कोई भी एक पत्ती तक नहीं काट सकता है। तो हमारे एक विशेष जो पहचान है ग्राम सभा डख्याट गाँव की, उसका मुख्य एक उद्देश्य भी जो वृक्षारोपण और उसके साथ में एक बहुत बड़े विस्तृत भूक्षेत्र को तैयार करना। डख्याट गांव की एक बड़ी विशेषता यहाँ की राजगढ़ी है, यानी राजा का महल। टिहरी नरेश की कभी यह ग्रीष्मकालीन राजधानी अथवा कैंप ऑफिस थी। भवन बेशक जीर्ण शीर्ण हो चुका है, किंतु इमारत बताती है कि राजशाही के दौर में इसका अपना वैभव रहा होगा। इस राजगढ़ी परिसर में केंद्रीय विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं।
इस समय हम राजगढ़ी में मौजूद हैं और राजगढ़ी का महत्व कहीं ना कहीं डखैत गांव से अधिकांश जुड़ा हुआ है। राजगढ़ी एक्चुअल में महाराजा मानवेंद्र शाह के टाइम से यह एक ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में आप राजा की मान सकते हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा राजमहल है। जब राजा जो है 3 महीने 6 माह के लिए यहाँ पर आया करते थे तो उस समय जो है उत्तरकाशी से आने के बाद सबसे पहला एक पुल का निर्माण हुआ यमुना नदी के ऊपर, जिसको आज भी राजतर के नाम से जाना जाता है। और राजतर राजा के द्वारा जिस पुल को पार किया जाता था, जिस नदी को तर के पार करके वो आते थे, वो राजतर है। और वहाँ से तटाव डखैत गांव होते हुए एक रास्ता आता था और वो बिल्कुल आज भी वो रास्ता मौजूद है। वो राजा के भी जो डॉक्यूमेंट्री है उसके ऊपर भी आज वो रास्ता अवेलेबल है। यही वो राजमहल है जो अभी आप के सामने है, जिसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर वो रहा करते थे। आज इसकी स्थिति जीर्ण शीर्ण ज़रूर है, लेकिन यहाँ से कई प्रकार के जो भी दंडात्मक जो अपराध होते थे उसकी जो पूरी शैली थी वो डखैत गांव से जुड़ी हुई थी। वहाँ पर जो है जिसको भी सज़ा याफ्ता होनी थी तो हमारे जो चौकट हुआ करते थे, पहले जिन मकानों को चौकट कहते थे, वो 5 मंजिला भवन होते थे। तो वहाँ पर जो है उनको रखा जाता था और जब उनके लिए कुछ भी जो भी सुझाव देना होता था वो बिना डखैत गांव के जो हमारे बुजुर्ग लोग रहे हैं तो उन लोगों की सहभागिता, उन लोगों का सहयोग राजा के साथ में बराबर रहता था और राजा भी उनका परामर्श मानते थे। नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर डखैत गांव सहज ही मुसाफिर को अपनी ओर आकर्षित करता है। सामने उत्तुंग और विराट हिमालय की हिमाच्छादित गगनचुंबी चोटियां और नीचे यमुना नदी की गहरी घाटियां और दूर दूर तक फैली पर्वत श्रेणियां एक सम्मोहक दृश्य उपस्थित करती हैं। सीढ़ीनुमा खेत, खुले खुले आवासीय भवन और स्लेट पत्थरों से ढकी उनकी छत इसकी शोभा को द्विगुणित कर देती हैं। ठकराल पट्टी का यह गांव बारहनाजी फसलों के कारण संपन्न है तो पशुपालन के कारण ग्रामीण आत्मनिर्भर भी हैं। बकरी, भेड़, गाय, भैंस का पालन कमोबेश सभी करते हैं। डखैत गांव में कुछ एक पंचकोटी शैली के भवन पारंपरिक वास्तुशिल्प की बानगी पेश करते हैं। बदलते दौर में सीमेंट कंक्रीट के भवन भी आकार लेते दिखने लगे हैं, किंतु उनकी संख्या अभी कम है। ज्यादातर भवन पारंपरिक ही हैं, जो यहाँ के निवासियों को हर मौसम में अनुकूलता प्रदान करते हैं। डखैत गांव में आस्था का केंद्र टटेश्वर महादेव का नवनिर्मित मंदिर है। टटेश्वर महादेव का मूल मंदिर पास के टटाऊ नामक स्थान पर था और प्राचीन मंदिर अब भी वही है। वहीं से भगवान टटेश्वर के विग्रह को यहां लाकर स्थापित किया गया है। डखैत के बुजुर्ग और पुजारी इस संबंध में विस्तार से बता रहे हैं। तो अभी मैं डखैत गांव के बुजुर्गों के साथ हूं जो कि गांव में रहते हैं। इनसे जानेंगे कि गांव के क्या इनके अनुभव रहे हैं और ये हमें गांव के बारे में और क्या कुछ बता सकते हैं। को यहाँ करीब 14 पीढ़ियाँ हो गई। तो हमने इस जगह पर हमारे बुजुर्ग जो आए, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ऐसी रचना रची और ऐसी जगह पर अपना निवास स्थान बनाया। हम उनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि यहाँ ऐसा जंगल था। हमने सुना है कि जंगल ऐसा था कि जो घोर जंगल। तो हमारा जो बुजुर्ग आया वो पहले रजा के साथ ऊपर राजगढ़ी में आया।
उन्होंने वहाँ से रजा से रिक्वेस्ट की है कि हमको भी यहाँ जगह मिलनी चाहिए। हम खास पट्टी में रहते थे, कहाँ पहले जयपुर से आए दिल्ली, और दिल्ली से आए टिहरी, और टिहरी से खास पट्टी में रहते थे, नौसाबागी वहाँ का नाम है। और वहाँ से आकर के वो हमारा जो बुजुर्ग आया वो राजगिरी आया, तो उसने रजा से शर्त बांधी कि आप जो हैं हमको इस जगह की निवासी बना दो। रजा ने स्वीकृति दी कि भाई कुछ मुझे यार कुछ तुझे। तो वहाँ ये गधेरा जो जाता है वो सीधा राजगढ़ी जाता है। तो वहाँ से ये जो जंगल सारा दिखाई दे रहा, ये उस टाइम सारा इधर जंगल ही था, बांध का जंगल। टटेश्वर महादेव की मूर्ति जो है ये गुणानंद दादा था, उसको उसने अपने वहाँ रहता था, वो सब्जी कुछ बोता होगा। अच्छा, उसने वहाँ खुदान की थोड़ा सा, और वहाँ टटेश्वर महादेव की मूर्ति मिल गई। और जमुना जी भी वहीं बह रही थी किनारे में, खेत के किनारे में उस समय। अच्छा, तो उसने लाया, उसको नहलाया धुलाया और अच्छे ढंग से बैठाया, उसकी पूजा की। अच्छा, उसकी पूजा अर्चना की। उसके बाद जो है उसको बढ़िया फल मिला उसका पूजा करने से। ये जो अभी हम यहाँ पर उपस्थित हैं, ये हमारा डकैत गांव का क्षेत्र है जिसका नाम है तटाव। और तटाव इसका नाम क्यों है? तटेश्वर महादेव के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। जो यहाँ पर पीछे आप मंदिर भी देख पा रहे होंगे, ये तटेश्वर महादेव का मंदिर है। और यमुना नदी का तट जब यहाँ पर जो है मंदिर बना, जब भी यहाँ पर गांव का स्थापन हुआ, जब भी यहाँ पर जो है श्री तटेश्वर महादेव का मंदिर की स्थापना हुई, तो उसी समय से यहाँ पर यमुना नदी का जो तट था, इसी के नाम से जो है तटेश्वर महादेव की जो उत्पत्ति है वो भी यहीं से हुई है। तो हल लगाते समय यहीं पर जो ये मंदिर है, इसके नीचे से बताया जाता है, जो भी हमें की इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे बुजुर्गों के द्वारा, जो कथाएँ हमारे लिए जो यहाँ पर बताई गई हैं, तो हल चलाते समय उनकी जो मूर्ति थी तटेश्वर महादेव की, वो उनके हल पर लग करके जो है उत्पन्न हुई है। उनके उत्पन्न होते ही जो आज भी उनके ललाट पर जो वह मूर्ति है श्री तटेश्वर महादेव की, उनके ललाट पर आज भी हल की जो फाल होती है उसका आज भी निशान विद्यमान है। उस निशान के लिए आज भी उनके आँखों पर चश्मा पहनाया गया है। और ये जो तटेश्वर महादेव की भूमि है, यहाँ पर 3 जो हमारे स्थानीय देवता हैं, जिसमें सबसे पहले तटेश्वर महादेव हैं, दूसरे कैलू तटेश्वर महादेव हैं, और तीसरे समेश्वर महादेव हैं। इन तीनों के नाम से इनका ये गठजोड़ है। और यह जो है 7 गाँव का एक मंदिर है, 7 गाँव का एक इष्ट है। तटेश्वर महादेव के नाम से डकैत गाँव, गोना, क्वालगाँव, डांडा गाँव, सुनालडी, और जो अभी यहाँ से जो कुछ एक और परिवार इसके साथ में जो जुड़ा है वो है लाखा मंडल वाला एरिया। तो ये लोग जो है इसके हमेशा से जो है सदियों से इसकी पूजा होती आ रही है। ग्रामीण लोक जीवन में महिलाएं समाज की धुरी हैं। सुबह से शाम तक उनकी दिनचर्या यंत्रवत होती है। इसके बावजूद वे अपने कष्ट बिसराने और सुकून के कुछ पल बटोर ही लेती हैं। माता जी, ये बताइए कि आपका जो पूरा दिनचर्या है, आप क्या क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक? क्या आपका सवेरे करो कि उठो, हम गाय गौता हूँ, तो हम चौका चूल्ही काम करो ज़्यादा, और तो हम फिर उठो, हाथ मुँह धोई के चूल्ही काम करके, तो तब हम घास गाय पियो, तो घास लो, तो वो गाय पिया के घास के दो, तो गोबर काबर डाल के और जाओ, और तो पानी पुनी सुबह पानी पुनी जाओ,
और आप लोग ये करता हूँ, मैथ की याद आता हूँ तो हम गाने लगाता हूँ। आप लोग गाने लगाते हैं, मैथ की याद आती है तो कौन से गाने लगाते हैं आप लोग जब मैथ की याद आती है? अभी भी आती है आपको मैथ की याद? आप लोगों को अभी भी आती है मैथ की याद? क्या गाना गाते हैं आप लोग? ग्रामीण गान गा के खुद लगली मैथ की गुरु गुगुती घुरली मैथ की खुद लगली मुझे याद आ गए। क्या है इसका मतलब, आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैथ की याद आती है तब लगाती इस गाने को। अच्छा, तो ये जो इन्होंने अभी गाया उसका क्या मतलब था? गुरा गुगुती मैत की याद आंदी मैत की गुरु गुगुती चैत की खुद लगनी मैत की। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आप में से कौन बता पाएगा? आप बता दीजिए, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ की आपको कैसा लगता है कि कोई दिक्कतें आती होंगी, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या चीज़ें लगता है कि अभी आनी चाहिए गांव में? होनी चाहिए गांव में, हर चीज़ की सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं होनी चाहिए। वैसे तो है 108 लगी हुई ना, जैसे तबीयत होती किसी की खराब तो गांव में 108 है, उसके लिए फ़ोन करते हैं तब जाते हैं बड़कोट हर लोग। और यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में जहाँ हम यहाँ देश और नीचे रहते हैं प्लेन्स में, तो वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, आज भी क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो आ रही हैं गांव में? कहाँ है वैसी सुविधाएं, पर है तो लगी हुई है, स्वास्थ्य विभाग भी लगे हुए, हर सुविधाएं पर सब चीज़ है, सब कुछ है, सुविधाएं है हमारे लिए, पानी शुद्ध है, बनाली है, सब कुछ है। तो अभी मेरे साथ और अन्य महिलाएं भी हैं जो गांव की हैं, तो आप देख सकते हैं कि सब अपने फ्री टाइम में भी बिजी ही हैं। तो अभी सभी महिलाएं जो भी आपके सामने बैठी हुई हैं वो सब स्वेटर बुन रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी माता जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप ये स्वेटर बना किसके लिए रहे हैं? आप बनाने गया मैं स्वेटर या अपने लिए बना रहे हैं? आप लोग किसके लिए बना रहे हैं? अपने लिए बना रहे हैं। और मुझे ये बताइए कि जब आप लोग खेतों में जाते हैं या फिर जो काम आपका दिनचर्या रहता है जो हमें जानने के लिए मिला, तो आप लोग खेतों में क्या क्या फसलें उगाते हैं? हम तो अपने खेतों में उड़द भी होती, छिमिया पी, मंडुआ पी, गेहूँ, अनाज, जंगरू, कोदू। तो जब आप लोग ये फसलें उगाते हैं, जब रुपाई करते हैं या फसलें उगाते हैं, तब आप लोग कुछ गाने भी गाते होंगे? ऐसे बैठे बैठे कोई यहाँ से गाता होगा, कोई दूसरा वहीं उसके साथ सम्मिलित हो जाता होगा। खुद की बातीरा रे देवा, खुद की बातीरा रे ओ देवा, ओ देवा कहलो देवा, खुद की बातीरा रे ओ देवा, खुद की बातीरा रे देवा, खुद की बातीरा रे ओ देवा, ओ देवा कहलो देवा, खुद के बातीरा रे ओ देवा, गति गति जुड़ा रे देवा, देर बिल जातीरा रे ओ देवा, ओ देवा कहलो देवा, देर बिल जातीरा रे ओ देवा। तो देखा अपने दर्शकों कि जैसे इस गांव की महिलाएं अपने काम और अपनी व्यस्तता में भी काफ़ी ज़्यादा दक्ष हैं, इसी के साथ वो अपनी हंसी ठिठोली में भी निपुण हैं। यमुना घाटी में तांदी नृत्य लोक जीवन का अभिन्न अंग है। इसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं होता, बल्कि स्वाभाविक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी यह लोक नृत्य लोगों द्वारा आत्मसात किया हुआ संस्कार सा प्रतीत होता है। पुरुष और महिलाएं अलग अलग पंक्तिबद्ध हाथों में हाथ डाले गोल घेरे में नृत्य करते हैं, तो एक अलग छटा दृष्टिगोचर होती है।
लोक नृत्य वस्तुतः लोक जीवन का अभिन्न अंग है और इनके माध्यम से न सिर्फ लोक रंजन होता है बल्कि अंतर मन की अभिव्यक्ति भी होती है। हमारे यहाँ जब पांडव नृत्य होता है मतलब तो हमको जो है सबको नृत्य किया जाते हैं। मतलब हम बुजुर्ग आदमी जब पहले हम पांडव नृत्य करा था तो काफ़ी बुजुर्ग लोग आते हैं। और एक जब बात मतलब तो जब पांडव नृत्य होते तो सारा गाँव का था और उनका माथम लेते हैं। और जब हम जैसे माने नहाने के लिए जाते हैं तो हम 4 बजे करीब जो है उनकी वो सगड़ी बढ़ती जब तक चिड़िया भी उन पानी को जूठा नहीं करती। तो हम लोग जो है साज-बाज लेके जो घर आते हैं तो यहाँ हमारी एक मांडे है मतलब वहाँ से जो ये जनित उपस है जैसे खातिर नको अर्जुन हैं इनके पगड़ी बांध के जो है मतलब आते हैं। और काफ़ी लोग जो है हमारी बेटी बहू जो है तमाशों के लिए काफ़ी लोग आते हैं। और पांडव नृत्य हम जब नहाने के लिए ना जाते तो यहीं जागरण होता है, रात भर पांडव नृत्य होता रहता है और जमात होती है उनके चाय पानी का मतलब सब लोग उनका माथा लेते हैं पांडव का ना जब वहाँ हलवा पूरी बनती है। डख्याट गांव में सुबह से शाम तक महिलाएं अपना रोजमर्रा का कार्य निपटाती दिखती हैं। कोई भोजन तैयार कर रही हैं तो कोई खेतों में गोबर ले जाती दिख जाएंगी। मवेशियों के लिए घास चारे का प्रबंध भी उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। पुरानी पीढ़ी जब आज की पीढ़ी से तुलना करती है तो अपनी कर्मठता और आज की बहू की सुविधा संपन्न जीवन शैली को अभिव्यक्त किए बिना नहीं रहती। तो मैं अभी इस वक्त गांव की एक महिला के साथ हूं। मुझे इनसे जानकारी लेनी है कि आपको पहले के समय में और आज के समय में क्या क्या अंतर दिखता है। बहुत सारे दिखते हैं। पहले तो सुबह उठा था हम बिस्कुट को उठा था। अब जमान तो कुछ ना मशीनी लगी गाड़ियों भराऊँ गाड़ियों फन्नो। पहले हम बोझ ले आता घास ले आता सोतर ले आता गाड़ी आएगी सड़क आएगी सब घर घर गाँव में सड़क नहीं और कोई पैदल न आना न चाहता बिल्कुल। अब की बेटी बोरे पहले तो हम बोझ भी लाता सोतरली में आता घास ले ले आता। पशु तो बहुत डरे अब का के वहीं से के गौड़ रखे लोग कोई ते भी नहीं चाहता कोई करना घर काम। तो पहले के खान पान में और अब के खान पान में फ़र्क है गाँव में? हाँ बहुत फ़र्क। पहले तो जंगलों खाता लोग को दुख खाता अब तो कुछ ना खांदा मंडुआ कमाओ को तो ते फुन दूँ बेच सब चीज़ जरा भात भी ध्यान खाऊँ। सुबह उठो ना पोछा मारो चूल्हो घुसो तब उठो तब गाय पिलाओ तब पानी ले भरी के ना तब देखे था गाय पिला के ना तब घास के ले जाओ न तब खेतों में हमारे इनकी झंगोरू हुआ मंडुआ पियो धान पियो होते है ना और कम बोलते गेहूँ पियो और दाल इनकी काल दाल कोल्थ तोर ये 2 मेरी गाय रखी है एक बछड़ी है एक गाय है उनको ले घास लेता हूँ। हमारे उसमें ऐसे थे कि अब मेरे को तो खैर चलो 15-20 साल हो गया अब भैरे ना पर जब मैं घर मेरे 3 बच्चा हमारे घर में वो रखे तो हम सुबह खेत में चल जाते थे
तो सुबह खेत में चल जाते तो सुबह खा के जाते, हम 2-3 रोटी सब्जी चावल सुबह बना लेते, फिर चले जाते। फिर छोटे बच्चे रहते, किसी का 3 महीना का, किसी का साल भर को बच्चा। अब बच्चाओं को छोड़ के उनके दादी दादा देखभाल करते। हमारे ज़मानों के कपड़े में गुड़ बांध के बच्चे को चुसाते थे हैं। तो हमारे ज़माने में ये परेशानी थी। हम चले जाते तो शाम को आते थे, हम 5-6 बजे आते थे। फिर घर में आते थे, सास ससुर का डर रहता था हमको। फिर घर में आते तो इतना धान का वो होता टोकरी, तो धान कूटते। उसके बाद फिर तब रात को हम 9-10 बजे खाना पीना खाते। फिर हमारे ज़माने क्या करते, खाना पीना खाते तब फिर तेल कटोरी गरम करके फिर सासुओं का पैर मालिश करते थे। 1 घंटा तक फिर सास के मालिश करते रहते थे। जब सास बोल जाते कि चलो बेटा अब हो गई, तब हम सो जाते थे। घी दूध अपना उस समय घी दूध खूब थे, गोबर लगाते थे पीठ में। गेहूँ, नाज, कोदू, झंगरू, कौड़ी सब कुछ होते थे हमारे उस ज़माने में। बीमार नहीं होते थे हम, क्योंकि हमारे पूरे रोग कर जाते थे। चीना झंगरू खाते थे हम, कोदू की रोटी खाते थे। और अब क्या करें, वो चाउमीन, पिज़्ज़ा, मोमो ये चीज़ें खा रहे। अब उससे पूरे बीमार हो रहे, हमारे पीछे के बच्चे भी बीमार हो रहे, खुद हम भी बीमार हो रहे। अब हमारे बहु लोग ले आएंगे, ये चाउमीन लेके आएंगे, मोमो लेके आएंगे, ये पिज़्ज़ा लेके आएंगे, ये खाओ। डकैत के ग्रामीणों के पुरुषार्थ और कर्मठता को पूर्व सैनिक अपने अंदाज में बयां करते हैं। हमारे समय में गांव के अंदर रोजगार की कमी थी, नौकरी पेशा वाले नहीं थे। उस समय 1-2 गांव के अंदर सर्विस वाले थे। मैं खुद आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। आजकल हमारे ग्राम सभा से कम 90% शिक्षित होकर के रोज़गार पे, सरकारी नौकरी पर, प्राइवेट नौकरी पर कार्यरत हैं। और गांव में भी अच्छा स्कोप है। इस समय हमारे ग्राम सभा में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालन का भी अच्छा स्कोप है और लोग कर रहे हैं। ग्राम सभा में हमारा इस समय जो गांव में बेरोज़गारी के उसमें हैं, वो भी अभी मेरे खुद गांव से 2 गाड़ियां यहाँ से दूध की डेली बड़कोट जाती है बाज़ार के। दूसरा, पहले जो है खेती करते थे, लेकिन पहले और अभी में काफ़ी फ़र्क हो गया। अभी हमारे यहाँ से मंडुआ, धान, दालें सब यहाँ से जो है ख़रीद करके ले जा रहे हैं लोग। और गांव में काफ़ी अच्छा आपस में जो है मेल मिलाप के कारण हर चीज़ यहाँ पर हमारे टटाव में जो है खेती है। इधर से ऊपर राजगढ़ी तक हमारी खेती है। और गांव के जो महिलाएं हैं, पुरुष जो गांव में है, काफ़ी मेहनत से प्रयास करके अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। समाज में उभरती विसंगति और उसकी वेदना कवित्व में जब अभिव्यक्त होती है तो उससे पीड़ा तो झलकती ही है, साथ ही एक संदेश भी संचारित होता है। डकैत के एक बुजुर्ग ऐसे ही भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हम छ गढ़वाली, हमरो गढ़वा। हम छो गढ़वाली, हमरो गढ़वाला, यो चा हमारो गढ़वाल, अरे चा हमारी जन्म भूमि, अरे प्यारो हमारो गढ़वाल, हो भजी प्यारो हमारो गढ़वाल। माता हमारी गंगा जमुना, पिता बदरी केदार, अरे ये भूमि में छ नरु नारायण, अरे प्यारो हमारो गढ़वाल, हो बजी प्यारो हमारो घरवार। चौपुर हटाई छेणी मथ पटाई, अरे दूध लगी ना कोठार, अरे सापत लोखरा की सगल टंगी छ, अरे बीच घंडोल को राव,
हो बजी बीच घंडोल कुरा गो फागुण मावा लगौण डोखरे पुंगड़ी माँ अरे धान झंगोरो कुट कर खौण अरे ये काम की बहार हो बजी ये काम के बहार भेड़ा भी चंगी बकरी भी चंगी ये ऊना की सार ऊना की हम ना ये चोई बनाने अरे कावा सोतना चोड़ोदार हो बजी कावा सोतना चोड़ोदार बदले दुनिया बदले जमानू बदले दुनिया बदले जमानू ओहो कनुयायो जमानो बदले दुनिया बदले जमानू उम्रदारी में बाप न बेटा सिखाई पढ़ाई उम्रदारी में बाप न बेटा सिखाई पढ़ाई अरे बुढ़ंदी भगत बेटा न बाबू छाटू दीनी चलाई बदली दुनिया बदली जमानो ओहो कनुयायो जमानो बदली दुनिया बदली जमानो। मान्यता है कि डख्याट के जयाड़ा लोग पहले चंद्रबदनी क्षेत्र में रहते थे। राजशाही के दौर में वे यहां स्थानांतरित हुए। इस कारण भगवती चंद्रबदनी में उनकी अगाध श्रद्धा है। इसी कारण गांव में मां चंद्रबदनी का मंदिर बनाया गया है, जहां शीश नवाकर अपने कल्याण की कामना करते हैं। माना जाता है कि चंद्रबदनी क्षेत्र में बांज यानी सिल्वर ओक का जंगल था और उसके साथ ग्रामीणों का सहचर्य था। कदाचित इसी कारण यहां भी उन्होंने बांज के पौधे और बीज लाकर यहां विशाल सघन वन विकसित कर लिया। माना जाता है कि इस समय डख्याट में जयाड़ा वंशजों की 25वीं पीढ़ी है। मैं यहाँ के पर्यावरण के बारे में बताऊंगा कि यहाँ जो ये बांध का जंगल है, इसका मुझे अभी चंद्रबदनी गया था तो वहाँ मुझे बुजुर्ग लोगों से परिचय हुआ। तो हमने पूछा भाई आप यहाँ हमारे यहाँ क्या उपलब्धि है, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि जो बांध का पेड़ है वो यहाँ से ले गया चंद्रबदनी टेरी से। वृक्षारोपण के उस समय के लोगों ने जो लाया वो चंद्रबदनी से यहाँ पेड़ नहीं था, यहाँ पेड़ और बांध के पेड़ नहीं तो देवदार वगैरह रहे होंगे, कई लोग रहे होंगे जिनके यहाँ घना जंगल था। और ज़्यादा तो नहीं पर लेकिन 2-4 वृक्ष लाए वहाँ तो केवल बीज का रूपांतरण करने के लिए। इसके होते हुए ग्राम सभा के लोगों ने जो है बड़ा प्रयास किया, जो बुजुर्ग लोग रहे होंगे, और फिर इतनी व्यवस्था नहीं होने के बाद लोगों ने जो है यहाँ पे बीज रोपण करके और श्री भूतपूर्व प्रधान श्री चौधरी सिंह जयाड़ा जी ने जो यहाँ इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में जो अपना सहयोग दिया वो अकथनीय है। वो आज का युग नहीं मानता कि भाई ऐसा भी प्रयास कोई कर सकता है। तो उसके बाद उनके प्रयास से ग्राम सभा वालों ने भी अपना अथक प्रयास किया और वर्तमान समय में जो आज ये बांध का जंगल जो है वो 32 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। डख्याट गांव कुल मिलाकर अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। ग्रामीण पर्यटन का यह एक बड़ा केंद्र बन सकता है। संभव है निकट भविष्य में इस क्षेत्र में संभावनाओं का द्वार खुले, किंतु अपने पर्यावरण की जो पटकथा डख्याट के लोगों ने लिखी है वो उल्लेखनीय ही नहीं बल्कि अनुकरणीय भी है। यह परंपरा दूसरे लोगों को मार्ग दिखाने वाली है कि कैसे जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम किया जा सकता है। तो
दोस्तों, ये था डखियाट गांव का सफ़र, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको गांव में हमारा जो सफ़र है वो पसंद आया होगा। इसी के साथ ये गांव एक मिसाल कायम कर रहा है पूरे देश में, जो ये बताता है कि यहाँ के लोग कैसे जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं एक साथ मिलजुल के। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सफ़र में, अगले गाँव में मेरे साथ। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।